नमस्कार। आज के इस खास सफर में हम बायोलॉजी के माइक्रो से लेकर मैक्रो तक के उस अद्भुत ब्रह्मांड को डिकोड करने वाले हैं। ये एक बेहद शानदार और तेज रिवीजन होने वाला है, जहां हम जीवन की सबसे छोटी इकाई से लेकर शरीर के सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। हमारा आज का रोड मैप एकदम क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे सेल्स और टिश्यूज से, फिर क्लासिफाइंग लाइफ, कंट्रोल एंड रिप्रोडक्शन, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, और आखिर में बात करेंगे सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है सेल्स एंड टिश्यूज। कोशिका यानी सेल की कहानी काफी दिलचस्प है। जरा सोचिए, 1665 में रॉबर्ट हुक को पेड़ की छाल में छोटे छोटे खाली कमरे दिखे, जो असल में डेड सेल्स थे। फिर 1674 में ल्यूएनहॉक ने पहली बार जिंदा कोशिकाओं को देखा। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस का पता लगाया, और 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के उस मशहूर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का राज खोलकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस पूरी सेल को ना आप एक बहुत ही बिजी फैक्ट्री की तरह इमेजिन कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन इस फैक्ट्री का ऐसा सिक्योरिटी गेट है जो तय करता है कि अंदर कौन जाएगा। न्यूक्लियस इसका कंट्रोल रूम है, जहां सारा डीएनए सेफ रहता है। अब इस फैक्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट? वो काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी हमारा पावर हाउस, जो एटीपी बनाता है। गोल्जी बॉडीज सारा पैकिंग और डिलीवरी का काम देखते हैं। और हाँ, लाइसोसोम वो सफाई कर्मचारी हैं जो वेस्ट हटाते हैं, और कभी-कभी तो सेल के खराब होने पर खुद फटकर पूरी सेल को ही पचा लेते हैं। इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि ये सेल्स आखिर बढ़ती कैसे हैं? जब हमारे शरीर को ग्रो करना होता है या कोई चोट रिपेयर करनी होती है, तो वो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन का इस्तेमाल करती हैं, जिससे एकदम फोटोकॉपी जैसी दो सेल्स बनती हैं। लेकिन जब बात रिप्रोडक्शन की आती है, तो वहाँ मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्रोमोसोम्स की गिनती आधी रह जाती है, और यही वो जादुई प्रोसेस है जो हम सभी में जेनेटिक वेरिएशन यानी आनुवांशिक विविधता लाता है। पौधों की बात करें तो उनके अंदर भी एक कमाल का प्लम्बिंग सिस्टम होता है, जिसे हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इसमें जाइलम एक वन वे पाइपलाइन की तरह है, जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से सीधा ऊपर खींचता है। और मजे की बात यह है कि इसकी ज्यादातर कोशिकाएं डेड होती हैं। दूसरी तरफ है फ्लोएम, जो एक टू वे फूड डिलीवरी नेटवर्क है, और ये पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। सेल्स से थोड़ा बाहर निकलते हैं और आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, क्लासिफाइंग द लिविंग वर्ल्ड। पूरी बायोलॉजी में जो सबसे पहला और बुनियादी बंटवारा है, वो सेल के स्ट्रक्चर पर ही टिका है। एक तरफ हैं बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोट्स, जो बेहद सिंपल हैं, बिना किसी मेम्ब्रेन वाले न्यूक्लियस के। समझ लीजिए ये एक सिंगल रूम स्टूडियो अपार्टमेंट है। और दूसरी तरफ हैं पौधे और जानवर यानी यूकैरियोट्स, जिनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस और कई सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये एकदम किसी आलीशान मल्टी रूम बंगले जैसे होते हैं। पौधों का क्लासिफिकेशन असल में उनकी इवोल्यूशन की एक बेहद शानदार कहानी है। ये कहानी शुरू होती है पानी में रहने वाले थैलोफाइटा यानी एल्गी से। फिर आए ब्रायोफाइटा, जो जमीन पर तो आ गए, लेकिन उन्हें ब्रीडिंग के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। इसके बाद टेरिडोफाइटा आए, जिन्होंने पहली बार अपने अंदर वैस्कुलर टिश्यूज डेवलप किए। फिर एंट्री हुई जिम्नोस्पर्म्स की, जिनके बीज खुले होते हैं। और सबसे आखिर में आए एंजियोस्पर्म्स, यानी आज के हमारे सबसे सफल फूल वाले पौधे, जिनके बीज फलों के अंदर एकदम सेफ रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह एनिमल किंगडम भी एक क्रमिक विकास से गुजरा है। पोरीफेरा यानी स्पंज जैसे जीवों से शुरुआत होती है, जिनके शरीर में सिर्फ सेल्स और छेद होते हैं। वहां से आगे बढ़ते हुए हम सिलिंडरेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीस और एनेलिडा तक आते हैं। बीच में हमें आर्थ्रोपोडा भी मिलते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल ग्रुप है, जिनके पैरों में जॉइंट्स होते हैं और शरीर पर एक हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। और फाइनली हम पहुंचते हैं कॉर्डेटा तक, जिनमें रीढ़ की हड्डी और एक बेहद कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर, कंट्रोल सिस्टम्स और रिप्रोडक्शन। हमारा इंसानी दिमाग पूरे शरीर का अल्टीमेट कमांड सेंटर है। इसका सेरिब्रम हमारे सोचने, याद रखने और विल पावर का काम संभालता है। वहीं हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, नींद और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम हमारे शरीर का बैलेंस और पोस्चर बनाए रखता है, और मेड्यूला वो सारे काम छुपकर करता है जिन पर हमारा कोई बस नहीं है, जैसे कि दिल का धड़कना या सांस लेना। नर्वस सिस्टम तो है ही, लेकिन इंसान और पौधे दोनों ही केमिकल मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। पौधों में ऑक्सिन और जिब्रेलिन उनकी ग्रोथ बढ़ाते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड सूखे जैसे मुश्किल वक्त में स्ट्रेस हार्मोन का काम करता है और ग्रोथ रोक देता है।
इंसानों की बात करें तो हमारी एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रीनलिन हमें खतरे के वक्त फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है, और पैंक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारा जेनेटिक मटेरियल कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम्स में बटा होता है, और यही वो चीज़ है जो असल में जेनेटिक डाइवर्सिटी को मुमकिन बनाती है। सोचकर देखिए, ये डाइवर्सिटी ही तो किसी भी प्रजाति के बदलते पर्यावरण में सर्वाइव कर पाने का सबसे बड़ा हथियार है। अब हम जूम इन करेंगे अपने चौथे सेक्शन पर, डाइजेशन और रेस्पिरेशन। खाना पचना कोई एक झटके का काम नहीं है, ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। शुरुआत होती है मुंह से, जहां लार में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन प्रोटीन्स पर काम करते हैं। लेकिन असली जादू होता है छोटी आंत में, जहां विलाय नाम के लाखों छोटे उभार सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और लिवर और पैंक्रियाज इस प्रोसेस को पूरा करने में मदद करते हैं। और जो बच जाता है उसमें से बड़ी आंत पानी सोखकर उसे शरीर से बाहर कर देती है। अब खाने से एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना। ये काम हमारे फेफड़ों के एकदम अंदर लाखों छोटे छोटे गुब्बारों जैसी संरचनाओं में होता है, जिन्हें हम एल्वियोली कहते हैं। इनकी दीवारें इतनी पतली होती हैं कि हवा में मौजूद ताज़ा ऑक्सीजन सीधे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, और शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत बाहर आ जाती है। बिल्कुल एक परफेक्ट एक्सचेंज सिस्टम। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम असल में पाइप्स का एक बहुत ही मैसिव नेटवर्क है। इसमें आर्टरीज यानी धमनियां ऑक्सीजन से भरे साफ खून को दिल से पूरे शरीर तक ले जाती हैं, और वेन्स ऑक्सीजन फ्री खून को वापस दिल तक लाती हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन इसका ठीक उल्टा काम करती हैं। ये एक बहुत ही जरूरी एक्सेप्शन है जो हमेशा याद रखना चाहिए। हमारा दिल लगातार पंप करता रहता है, और इसी से ब्लड प्रेशर बनता है, जिसे हम आमतौर पर 120/80 के रूप में जानते हैं। इसमें 120 सिस्टोलिक प्रेशर है, जो तब का दबाव है जब दिल जोर से सिकुड़कर खून फेंकता है, और 80 डायस्टोलिक प्रेशर है, जब दिल दो धड़कनों के बीच हल्का सा रिलैक्स करता है। ह्यूमन बायोलॉजी में कभी-कभी ऐसे रेयर सरप्राइज भी मिलते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। 1952 में डिस्कवर हुआ बॉम्बे ब्लड ग्रुप ऐसा ही एक रहस्य है। ये इतना रेयर है कि इन लोगों में कॉमन एच एंटीजन होता ही नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले इंसान से ही खून ले सकते हैं। है ना कमाल की बात? ये हमारी स्पीशीज की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और अंत में बात शरीर की सफाई की। हमारी किडनी के अंदर लाखों छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नेफ्रॉन्स हर दिन ब्लड को साफ करने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन का एक बहुत ही बारीक डांस परफॉर्म करते हैं। पहले ये खून से सारा कचरा जोर से छान कर अलग करते हैं, और फिर बड़ी ही स्मार्टनेस से ग्लूकोज जैसी काम की चीज़ों को वापस शरीर में खींच लेते हैं। जब हम एक छोटी सी सेल से लेकर इन विशाल ऑर्गन सिस्टम्स के इतने परफेक्ट तालमेल को देखते हैं, तो एक सवाल जहन में आना लाजमी है। आज की हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल और तेजी से बदलता पर्यावरण, क्या ये हमारी इस बेहद शानदार और नाजुक बायोलॉजिकल मशीनरी के बैलेंस को हमेशा के लिए बिगाड़ रहे हैं? इस बारे में जरा सोचिएगा।